नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज। आज के इस स्वास्थ्य चर्चा प्रोग्राम में आज एक और नए मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज का विषय है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। एक ऐसी भारतीय चिकित्सा पद्धति जिसको यदि आप सही से जान जाएंगे तो पूरी तरह से आप पूरे जीवन भर बिना किसी बीमारी के जी सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में खबर तक भी नहीं है, इसीलिए पूरी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ग्लोबी न्यूज में। जी नमस्कार। मैं भी आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपने न्यूज चैनल से जोड़ने के लिए मुझे समय दिया और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से मैं पूरे देशवासियों से इस चिकित्सा पद्धति के बारे में बातचीत कर सकूं। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। तो सबसे पहले तो खैर मैं जानना ही चाहूंगा कि ये एक्चुअल में ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी है क्या और ये कब से अस्तित्व में आई। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आरंभ 1865 से हुआ और ये दुर्भाग्य रहा कि ये हमारे भारत में 1951 में आई और 1951 से आज 2020 तक अभी ये मान्यता के लिए तरस रही है। वास्तव में इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर काउंट सीजर मैटी द्वारा 1865 के दौरान इस पर रिसर्च करके शोध करके उन्होंने होम्योपैथी से इसको एक अलग चिकित्सा पद्धति स्थापित की। यहाँ पे जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी ये दो शब्द हैं। इलेक्ट्रो शब्द लिया गया है इन दवाओं के त्वरित कार्य करने की गति को और जो गति लिया गया है वो वैज्ञानिक आधार पर जब विश्लेषण किया जाता है तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो कार्य करने की त्वरित गति है वो 1/300 सेकंड इलेक्ट्रॉन के चलने की गति मानी जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के आधार पर इसके दवाओं के कार्य करने की गति को इलेक्ट्रो से जोड़ा गया और जो होम्यो शब्द हमने लिया, हमारी होम्यो की स्पेलिंग है HOMEO यानी होम्यो, अर्थात हम समस्थानम जिसको हम हिंदी में कहते हैं समस्थापन या हमारे बायोलॉजी की लैंग्वेज में उसको हम स्टडी स्टेट कहते हैं, यानी बॉडी का हर ऑर्गन का स्टडी स्टेट में बने रहना, ये कहलाता है समस्थापन। तो होम्यो शब्द हमने स्टडी स्टेट के होम्यो शब्द से जोड़ा है। तो इलेक्ट्रो होम्यो अर्थात इलेक्ट्रॉन की गति के तरीके से शरीर के अंदर जाके सभी अंगों का समस्थापन करना या सारे अंगों को स्टडी स्टेट में बना के रखना इन दवाओं का मुख्य उद्देश्य है। और जहां तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों की बात है तो 1865 में जब मैटी जी ने इसकी खोज की थी तो उनको ये लगा कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों में पौधों के अलावा विभिन्न प्रकार के मिनरल, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ या जीवों के अन्य जो रेशेज होते हैं उसको मिलाया जाता है। तो उन्होंने सोचा कि जब प्रकृति ने हमको इस पृथ्वी पर पैदा किया और वनस्पतियों पर आधारित किया, हम वनस्पतियों को खाते हैं, पेड़ पौधों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो क्या औषधि के रूप में हम केवल वनस्पतियों पर आधारित नहीं रह सकते। शायद ये विचार उनके दिमाग में आया और उन्होंने इसी विचार को लेकर के अपना खोज किया और 115 पौधों पर उन्होंने 38 दवाओं की खोज की और उन्हीं 38 दवाओं पर आज हम पिछले 150 वर्षों से आधारित हैं। आपका अगला सवाल। जी, बहुत बहुत बढ़िया। तो अभी आपने जो चिकित्सा पद्धति बताई तो इसका एक्चुअल में कार्य करने का सिद्धांत क्या है, वो अगर आप डिटेल में बताएंगे तो सबको जानकारी होगी। जी, मैं बताना चाहूंगा अपने सभी सुनने वाले साथियों को आपके माध्यम से कि हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो 38 औषधियां बनाई गई हैं ये शरीर के 38 अंगों के आधार पर बनाई गई हैं। यानी हमारी औषधियां वास्तव में वनस्पति कोशिकाओं की पाए जाने वाली एंजाइम्स हैं और एंजाइम्स किसी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में भाग नहीं लेते, ये केवल उसको मोटिवेट करते हैं, केवल एक्सेलरेट करते हैं। यानी जब हम इन औषधियों का प्रयोग अपने शरीर पर करते हैं तो जिन कोशिकाओं में हमें जिन एंजाइम्स की कमी हो जाती है ये जाके उस एंजाइम्स की प्रतिपूर्ति कर देते हैं और जैसे प्रतिपूर्ति करते हैं तैसे हमारे उस अंग के जो कार्य क्षमता बढ़ी या घटी रहती है वो जाके नॉर्मल में आ जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे बॉडी के जिस ऑर्गन में कोई एबनॉर्मलिटीज आ जाती है तो हम इन औषधियों के माध्यम से उस ऑर्गन की एबनॉर्मलिटीज को नॉर्मलिटी में ला करके छोड़ देते हैं। यानी हमारी ये दवाएं किसी रोग की दवाएं नहीं हैं, हमारी ये दवाएं अंगों की दवाएं हैं, अंगों की कार्य क्षमता को पुनर्स्थापित करने की दवाएं हैं। इसीलिए हमारी दवाओं की संख्या भी हमने नहीं बढ़ाई आज तक। हम 38 अंगों में पूरे बॉडी को बांट देते हैं और प्रत्येक अंग के आधार पर हम दवा का चुनाव करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि रोगी हमारे पास आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो गया है। हम रोगी अपनी भाषा में बुखार शब्द कहता है लेकिन मैं उसको बुखार नहीं समझता,
मैं उसको इस तरह ट्रीट करता हूं कि शरीर में बुखार किस ऑर्गन की कमी से शरीर का ताप बढ़ता है। तो हमारे बॉडी में थर्मोस्टेट एक ऑर्गन होता है जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर रोगी के बॉडी में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो थर्मोस्टेट का काम नॉर्मल से एबनॉर्मल हो गया है। तो हम थर्मोस्टेट की मेडिसिन उठाते हैं और उसको देते हैं, तो उसका जो थर्मोस्टेट है वो नॉर्मल में आ जाता है और हम उसके बुखार को या उसके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर देते हैं। फिर हमने इन दवाओं को 3 सिस्टम में डिवाइड किया। एक हमने एक्सक्रेटरी सिस्टम में डिवाइड किया कि हम ये मान के चलते हैं कि शरीर में जो अपद्रव बनते हैं उसका शरीर के बाहर निकलना जरूरी है। और एक हम ये मान के चलते हैं कि हमारी कोशिकाओं को एनर्जी इनपुट होनी चाहिए, तो हमने एक ऑर्गन लिया, डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम ले लिया, एक ले लिया एक्सक्रेटरी सिस्टम, और तीसरा हमने एक कॉमन सिस्टम ले लिया जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन से लेकर के जो हमारी सारी तंत्रिकाएं हैं वो हमारे हर रोग पर प्रभावी रहती हैं। अगर हमको एक मच्छर भी काट लेता है तो हमारा हाथ वहां पे खुजलाता रहता है, हम बातचीत भले करते रहें लेकिन मेंटली हम प्रिपेयर वहां के लिए बने रहते हैं। तो हम एक कॉमन सीएनएस सिस्टम का मेडिसिन रखते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के हम इसकी मेडिसिन को हमने 3 भागों में बांट रखा है अपनी 38 दवाओं को, जिसमें से हमारी 12 दवाएं इन 3 सिस्टम में प्रभावी होती हैं। और वो जैसे L2 हमने रखा है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, जिसमें L2 में हमने 3 दवाएं मिला रखी हैं, S1, L1 और A3। और एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए यानी उत्सर्जी तंत्र के लिए हमने L3 बना रखी है, जिसमें हम 3 दवाएं लेते हैं, S2, L1, A3। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए हम 3 दवाएं लेते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारी दवाएं L1, A3, S5, C5, F1 और बेरमन, ये हम 6 दवाओं का चुनाव इसमें करते हैं। आपकी आवाज मेरी आप तक जा रही है? मेरी आवाज आप तक जा रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अभी थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत हो गई थी, बादल ज्यादा आए हुए हैं जी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन इसी में मैं जानना चाहूंगा, जो आपने 38 तरह की औषधियां बताई, तो कितने प्रकार के रोगों को ठीक कर सकती है? कोई ऐसा रोग है जो शायद असफल हो जाए उसे ठीक करने में ये औषधियां? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैंने आपसे पहले कहा कि हमारी औषधियां किसी रोग की नहीं है। हमारे इलेक्ट्रोहोपैथी में सिर्फ एक रोग की डिफिनीशन है कि एनी परसिस्टेंट चेंज इन द लिम्फ और ब्लड दैट इज कॉल्ड डिजीज। यानी हमारे शरीर के ब्लड और लिम्फ में होने वाला कोई भी अस्थायी परिवर्तन अगर होता है तो हम इन औषधियों से उसको स्थायी मिला के छोड़ देते हैं। यानी हमारे पास कहने का तात्पर्य यह है कि 100 साल पहले और 1000 साल बाद आने वाले जितने भी रोग शरीर में पनपते हैं, एक्सीडेंटल केस को छोड़ गए, क्योंकि एक्सीडेंटल केस तो एक कैजुअलिटी है, लेकिन जो बॉडी में आने वाले रोग हैं, आपके यहाँ नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम आ रही है? जी जी, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ ज्यादा लग रही है। आपके यहाँ की अभी आवाज आ पा रही है आपको मेरी? जी जी, आवाज आ रही है। हाँ, आपका थोड़ा मौसम
हाँ, आज जी जी मॉर्निंग से आई डोंट नो क्यों, लेकिन बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, इतना होता नहीं है। तो अभी क्वेश्चन यही है, अगर आप जानकारी देना जी चाहें तो, ये दवाइयां बनाने का इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो दवाइयां बनाई जाती है, तो एक बार जी जी दवाइयां बनाने का प्रोसेस अगर आप बताएंगे जी तो जी अच्छा लगेगा जी जी। सर। चूंकि आपका नेटवर्क चला गया था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि हमारे जो ऑर्गन वाइज मेडिसिन ये हम लोगों ने बनाया है, हमारी स्पैथी ने, ये ऑर्गन वाइज मेडिसिन हमारे सभी रोगों पर नियंत्रण करने में पूर्ण सक्षम है, केवल एक्सीडेंटल केस को छोड़ करके। एक्सीडेंटल केस में भी हम कैजुअलिटी के फर्स्ट एड के ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन हमारे जो क्रॉनिक डिजीज हैं, जो अन्य चिकित्सा पद्धतियों में लोग कह देते हैं कि इस पर हमारे पास कोई इलाज नहीं है, हम उन रोगियों को ठीक करने की अपने इन औषधियों में पूरा प्रयास करते हैं। क्योंकि कारण यह है कि हम ऑर्गन वाइज मेडिसिन हमारी है, जिससे हम किसी रोग के बारे में नहीं चिंता करते, हम केवल उस अंग की चिंता करते हैं जिस अंग में कोई खराबी आई है, और हमारी औषधियां एज ए कैटालिस्ट जा करके एंजाइम्स के रूप में प्रस्तुत करती हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि हमारी जो औषधियां हैं, ये पौधों के अर्क से बनाए जाते हैं, पौधों के स्पेसिफिकेशंस बनाए जाते हैं। जी जी। जी, मुझे लगता है थोड़ा सा नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो कोई रही बात है। नहीं, अभी आपने इस प्रश्न मैं का वेट उत्तर कर, आपने दे दिया पूरा। नहीं मैं थोड़ा सा रह गया है। तो मैं जैसे हम हाँ, मैं आपसे बता रहा था कि जैसे स्पेशली हम लोग कैंसर पर, हीमोफीलिया पर अभी भी किसी जी पैथी में कोई कारगर इलाज नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोहोमोपैथी में मैंने 118 रोगियों के हीमोफीलिया में बिल्कुल प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उनको रोक रखा है पिछले 18 जी वर्षों से। और कैंसर पे भी हमारे कई इंस्टीट्यूट इस समय काम कर रहे हैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी के हमारे देश में, और कई संस्थाएं इसमें लगी हुई हैं, कई एनजीओ लगे हुए हैं जो हमारे इलेक्ट्रोहोमोपैथी की औषधियों को लेकर के उस पर ट्रायल कर रहे हैं। अभी कोविड-19 पर हम लोगों ने इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए तमाम स्टॉल लगाए थे, और हम लोग भी उसमें अपने आप को एडजस्ट किए थे। तो चूंकि मैं सिर्फ इसका थीम इतना है कि चूंकि ये ऑर्गन वाइज मेडिसिन है, इस नाते हम इसको सभी रोगों पर इस्तेमाल करते हैं। अब आपका अगला सवाल जो था दवा बनाने की बात, तो जी इलेक्ट्रोहोमोपैथी में हम क्या करते हैं कि 38 डिग्री टेम्परेचर पर हमारी एंजाइम्स की सक्रियता बहुत अच्छी होती है। हम नॉर्मल जी टेम्परेचर पे, प्राकृतिक टेम्परेचर पे, छत के ऊपर धूप में हम पौधों को डिस्टिल वाटर में लेकर के उसके विभिन्न पार्ट, फ्लावर है, स्टेम है, रूट है, लीव्स हैं, हम इनको उसमें डाल देते हैं, और फिर उसको तब तक डाले रहते हैं जब तक कि वो सड़ नहीं जाता है। जब सड़ जाता है जी तो हम ऊपर से उसको निकाल करके अलग कर देते हैं, और उसका जो नीचे का पानी निथारा हुआ होता है उसको हम लेकर के उसी प्लांट के उसी पार्ट को फिर डालते हैं। और ये प्रक्रिया हम तब तक करते हैं, एक समय ऐसा आता है जब हम उस पार्ट को डालते हैं, फिर वो पार्ट सड़ता नहीं है उस पानी में, और तब हम ये मान लेते हैं कि अब ये हमारी मेडिसिन प्रिपेयर है। तो वो हमारी मेडिसिन फर्स्ट स्टेज की होती है, जो बहुत कंसंट्रेट होती है, जो रोगियों के लिए नहीं होती है। फिर हम उसको डाइल्यूट करते हैं 3 बार, डाइल्यूट 1:9 के रेशियो में हम डाइल्यूट करते हैं। उसमें से हम 1 ग्राम जी या 5 ml मेडिसिन निकालते हैं, और 45 ml फिर हम डिस्टिल वाटर डाल के उसको हम डाइल्यूट करते हैं, और थर्ड स्टेज में जाके हम उसको रोगियों के लिए प्रयोग करते हैं। ये हमारे इस मेडिसिन के बनाने की एक सामान्य विधि है जिस पर हम कार्य करते हैं। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अगर बीच में नेटवर्क कोई दिक्कत हो तो आप कंटिन्यू रखें अपने इस क्वेश्चनों का आंसर देना, जी शायद प्रश्न आपके पास है ना। तो जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि नेटवर्क का चूंकि ये अचानक से हुआ है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जानना मैं जी अभी ये चाहूंगा कि जो आपने बताया भी, सच में आपने जो जानकारी दी है बहुत सारे दर्शकों को भी नहीं पता होगा, और जी सच में ये भारत के भविष्य के लिए और हमारे भविष्य के लिए अच्छा है। आप जो काम कर रहे हैं तो क्या कोई किसी संगठन लेवल पर काम कर रहे हैं, कोई आपका राष्ट्रीय संगठन है? यदि है तो कोई आपका उसमें पद क्या है, जरा आप वो भी बता दीजिए सर। हम लोगों ने 2014 में इलेक्ट्रोहोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को भारत सरकार से रजिस्टर्ड कराया था,
और मैं वर्तमान में उसका राष्ट्रीय महासचिव हूं। और हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी कुमार जी, जो इंटरनेशनल लेवल पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में एक मील के पत्थर जाने जाते हैं। उसके पहले हमारे एक गुरु थे डॉक्टर रमाशंकर जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए उस जमाने में 1982-83 में टोकन सिस्टम से वो मरीज देखा करते थे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उनके पास एक भीड़ लगती थी और लोग तमाशा देखने जाते थे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी रोगी कैसे ठीक होते हैं। तो आज वर्तमान में का जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ये पूरे देश स्तर पर कार्य कर रहा है। और इस संगठन में हमारे लगभग 10,000 से अधिक साथी जुड़ चुके हैं और पूरे देश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लगभग 5 लाख चिकित्सक हैं। और ये चिकित्सक विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं से बन करके निकले हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मार्केट में। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि पिछले 17 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान मैंने निःशुल्क ऑनलाइन क्लास आरंभ किया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ी। और उसके बाद मुझे एक पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया लोगों ने कि आप इस पर एक पुस्तक लिखें। तो मैंने द हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जल्द ही लिखी है, जो प्रेस में है, और उसके कुछ पेज मैं आपके सामने दिखा भी रहा हूँ, जो बिल्कुल मेरी बुक तैयार हो रही है। और 11 जनवरी को चूंकि मैटी जी का जन्मदिवस होता है, तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा की एक राजधानी है जिसको हम इलाहाबाद पहले कहते थे, अब हम प्रयागराज कहते हैं। प्रयागराज में हमारी इस पुस्तक का विमोचन भी होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों की किताब लिखने के बाद नहीं बिकती, और मेरी किताब लिखने के पहले अभी अंडर प्रेस में है, और उसको लगभग 500 साथियों ने फुल पेमेंट के साथ मेरे अकाउंट में उसको खरीदने के लिए एडवांस बुकिंग कर दी है। तो ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में लोगों की जागरूकता बताती कि हमारे चिकित्सक साथी कितने तत्पर हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आगे बढ़ने के लिए। और ये सारे प्रैक्टिशनर्स हैं जो विभिन्न चिकित्सा संस्थानों से निकले हैं, और प्रैक्टिस में उनको कहीं दिक्कत हो रही थी, तो मैंने ऑनलाइन क्लास लेकर के उनकी मदद करने का एक अनूठा प्रयास किया, जो लगभग सफल रहा। और यूट्यूब पर ये हमारा वॉइस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम से ये चैनल चल रहा है। हमारे कई साथियों ने इसको लोड किया है, जिस पर मैंने देखा है कि लगभग 6 लाख से अधिक हमारे व्यूअर्स विभिन्न देशों के और अपने देश के तो है ही हैं, ये चल रहा है। जहां तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रगति की बात है, तो वर्तमान में 2004 में हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने इस पर रोक लगाई थी। बाद में हम इस पर सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा कि नहीं, एक वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली है और विज्ञान की चिकित्सा प्रणाली को रोका नहीं जा सकता, तो जारी रहना चाहिए। तो उन्होंने हम लोगों को देश में चिकित्सा कार्य करने की पूरी छूट दिया और केंद्र सरकार को आदेश दिया कि आप इस पर इनको कार्य करने के लिए नियम बनाएं। वर्तमान में केंद्र सरकार ने एक आईडीसी कमेटी बनाया है। आईडीसी कमेटी की एक बिल्कुल तात्कालिक मीटिंग 11 जनवरी को फिर है हमारे विशेषज्ञों के साथ, और संभवतः रिकॉग्निशन की लाइन में हम लोग बहुत जल्दी आने वाले हैं। और मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, मैं देशवासियों को इस बात को आश्वस्त कर दूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। और आईडीसी कमेटी अपनी रिपोर्ट जो भी देगी केंद्र सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार स्वयं भी मन बना चुकी है हमारे विभिन्न विश्लेषण से, और उन्होंने हमारे तमाम कैंप्स देखे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी भी हम लोगों के कई कार्यक्रमों में शरीक हो चुके हैं, और उन्होंने भी मन बना रखा है कि इस चिकित्सा पद्धति को देश में लाना चाहिए, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत कम है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये दवा बहुत सस्ती है और ये हानि रहित है। हानि रहित क्यों है, मैं इसको क्लियर कर दूं, क्योंकि अन्य चिकित्सा पद्धतियों से इसका टकराव होता है। चूंकि मेरी दवाएं एंजाइम्स हैं, और एंजाइम्स किसी शरीर के क्रिया में भाग नहीं लेती हैं, इस नाते अगर मैं किसी दवा को भूल से, मान लिया हमारा कोई चिकित्सक भूल से कोई दवा ज्यादा दे जाता है, तो वो दवाएं नुकसान इसलिए नहीं करती क्योंकि एंजाइम्स की जितनी मात्रा जरूरत होती है शरीर की कोशिकाओं में, उतनी ही ली जाती है। शेष जो बच जाती है वो सबसाइड कर जाती है। इस नाते मैं बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हमारी दवाएं टास्कलेस, हार्मलेस और क्लियर, ट्रांसपेरेंट है ये, यानी इनका शरीर के किसी भी अंग पर कोई भी दुष्प्रभाव बिल्कुल नहीं है। और आज तक पूरे 70 साल के रिकॉर्ड में भारत में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधि से कोई भी पेशेंट हमारा दुष्प्रभावित नहीं हुआ, यह ऑन रिकॉर्ड है। ये बात भी बहुत क्लियर है, और इसीलिए सरकार को हमने इस बात को बताया। और सरकार के पास चूंकि इसके लिए खर्चे बहुत कम की जरूरत है, केवल एक व्यवस्था बनाने की जरूरत है। हमने उनसे ये भी कहा है कि आप व्यवस्था हम लोग बनाएंगे, केवल आप हमको रिकॉग्निशन दे दीजिए, आप हमें मान्यता दीजिए कि एक हम प्रतिष्ठित चिकित्सक के रूप में समाज में स्थापित रहें। और हमारे काम तो जनता देख ही रही, जनता ने तो हमको मान्यता दे ही रखा है। अगर जनता मान्यता नहीं दी होती तो 5 लाख चिकित्सक अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, सुप्रीम कोर्ट हमको प्रैक्टिस करने के लिए छूट नहीं दे रही होती। और जान के आपको ताज्जुब होगा, अभी राजस्थान सरकार ने अपने स्टेट के अंदर इसको मान्यता दे दी है। उनके यहाँ बाकायदे पूरा इसका सचिवालय बन चुका है, वहां पे डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनकी जो मेडिकल टीम है वो गवर्नमेंट के अंडर में गई है।
अब चूंकि वो स्टेट वाइज है, लेकिन चूंकि स्वास्थ्य की जो व्यवस्था होती है वो केंद्र सरकार की होती है, इस नाते जब तक केंद्र सरकार इस पर अपना निर्णय नहीं लेगी तब तक पूरे देश में ये व्यवस्था समान रूप से लागू नहीं होगी। इसीलिए हम लोग केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमको जल्द मान्यता दी जाए, और हमारे जितने भी साथी हैं हम तो केंद्र सरकार से ये कह रहे हैं कि आप केवल मान्यता दीजिए, बाकी सब कुछ प्रयोग करके इसकी जो सफलतम रिसर्च वर्क है वो सब हम लोग करके आपको देंगे। आप कुछ और पूछना चाहें तो स्वागत है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा बताया, और आई थिंक जो लोग जुड़ना चाहते हैं आपके जैसे ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से, तो उनका भी फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो जिस किताब का आपने बताया कि लॉन्च होने वाली है, तो बहुत सारे लोगों ने आग्रह किया उसको लेने के लिए। हमारे दर्शक अगर उस किताब को बुकिंग कराना चाहें तो जी जी, अगर हम इस चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बता दूं कि उस पुस्तक का दाम 1500 रुपया है, और 1500 रुपये हमारे फोन पे अकाउंट में अगर वो जमा कर देते हैं तो मैं उनकी किताब उनके घर पे कुरियर से या उनके निकटतम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उनके दिए गए एड्रेस पर मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि अभी कोई स्टॉल में इसका नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि बुक अब छपने के बाद मेरे घर पर ही रहेगी, तो मेरी निजी व्यवस्था ये है कि मुझे उसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से अपने जिन सज्जन को वो चाहिए, जिन डॉक्टर को चाहिए, मैं वहां तक उसको पहुंचा दूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी जी, आपकी आवाज फिर रुक गई है। जी तो जी जी बिल्कुल। तो जहां तक किताबें देश में बहुत लिखी गई हैं, बहुत से राइटर ने लिखी हैं, बस मैंने एक नयापन दिया है। चूंकि लोगों ने मुझको लाइक किया मेरे इस लेक्चर्स को जो मैं लगातार दे रहा हूं, और आपको जान के ताज्जुब हुआ कि आज मैं प्रतिदिन रात में 9:30 बजे लेक्चर अपना लेता हूं, जब अपने डिस्पेंसरी से खाली आता हूं, और कंटिन्यूअस मैं 137 लेक्चर ले चुका हूं। तो उस लेक्चर्स में जो मैं बोलता हूं मैंने उसी को किताबों में अपने लिखा है, और लोगों को पसंद आया, तभी उन्होंने मांग किया कि आप इसको लिखें। तो स्वाभाविक है कि मैंने पिछली किताबों से या पिछले राइटर से हट करके कुछ नयापन देने का, और एंजाइम थ्योरी जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, मैंने इस एंजाइम थ्योरी को बिल्कुल विस्तृत रूप में और सारे सिद्धांत को इतने आसान तरीके से बनाया है कि वो एक टेबल बुक है, जिसमें एनाटॉमी भी है, फिजियोलॉजी भी है, शॉर्ट में मैटेरिया मेडिका है, फार्मेसी है, फार्माकोलॉजी है, और साथ में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को हमने एक थोड़ा सा टच किया है। अभी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पर मैं एक अलग किताब लिखूंगा। ये किताब चूंकि 11 जनवरी तक मांग, तो इसको मैं शॉर्ट में करके ला रहा हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट बुक मेरी लिखी जाएगी। और मैं दर्शकों से जरूर चाहूंगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एक चिकित्सा पद्धति के रूप में आप देखें, और ये जितनी आसान है उतनी ही इसको आप ग्रहण करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। और अपने चिकित्सकों से कहूंगा कि देखिए, आज हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बदनाम इसलिए है कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक बहुत, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इसको खुले रूप में कहना चाहता हूं, मुझे इसको कहने में कोई हिचक नहीं है, कि देश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो 5 लाख चिकित्सक हैं उसमें से अभी केवल 20% चिकित्सक अपनी चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस कर रहे हैं। शेष अन्य चिकित्सा पद्धतियों की बैसाखी पर चल रहे हैं। मैं उनके लिए संदेश देना चाहूंगा कि वो अन्य चिकित्सा पद्धतियों की बैसाखी छोड़ के अपनी चिकित्सा पद्धति में आ जाएं, और झोला छाप कहलाए जाने से अपने आप को बचाएं। क्योंकि बार बार जो झोला छाप शब्द आता है वो इसी प्रकार के चिकित्सकों के लिए आता है कि वो पढ़ते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो मैं आप सबसे इस बात का अनुरोध करूंगा और अपेक्षा करूंगा कि आप सब अपनी चिकित्सा पद्धति में अपने आप को संलग्न करें, क्योंकि ये चिकित्सा पद्धति सभी चिकित्सा पद्धतियों से सर्वश्रेष्ठ भविष्य में साबित होगी, और सबसे सस्ती और सबसे लोकप्रिय होगी। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका एक एक शब्द सच में बहुत कीमती है, और मैं भी एक्साइटेड हूँ। अगर आपकी बुक लॉन्च होगी तो हमारी भी बुकिंग एक कर लीजिए, मैं तो खुद पढ़ना चाहूंगा इस किताब को। आप अपना एड्रेस हमको दे दीजिएगा, मैं बुक आपको आपके एड्रेस पे भेजूंगा। आपने अपने माध्यम से मुझे पूरे देश में भेजा है, तो आपका तो शुल्क बुक का वैसे मुझे मिल गया। जी जी बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए एक बार फिर हालांकि हाजिर होंगे एक और वीडियो में आपके साथ, क्योंकि अभी थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, और दर्शकों का मैं देख पा रहा हूँ बहुत इंटरेस्ट है, सभी लोग आपके दीवाने हो रहे हैं। कमेंट अभी मैं पढ़ूंगा तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन आप यकीन कीजिए आपकी बातें ही इतनी अच्छी लग रही हैं, आपकी जानकारी दी है तो सब लोगों को पसंद आ रही है। तो यही जानकारी और भी वीडियोज में हम लाते रहेंगे। एक बार फिर से हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपके साथ ही। फिलहाल तो अपना कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको इस चैनल के माध्यम से मेरा एक बार पुनः प्रणाम है, और आप सबसे पुनः आग्रह है कि हमारे जितने चिकित्सक साथी इसको सुन रहे हैं वो कृपया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मन लगा के काम करें, और जहां भी आपको दिक्कतें आती हैं, मेरा ये साथी जो मैं आपके लिए बैठा हूं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9793252355। आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी समस्याओं को,
और अपने आप कॉल भी कर सकते हैं, अपने पेशेंट से मेरा वीडियो कॉल भी करा सकते हैं। मैं आपके लिए सदैव निःशुल्क रूप में हूँ। मेरे मेरे आपकी मदद करने का कोई शुल्क नहीं है। केवल पुस्तक चूंकि लिखी गई है और पुस्तक को लिखने में समय दिया गया है, प्रिंट कराया गया है, टाइप कराया गया है, साथ ही उसका दाम तो लगाया गया है, उसका मूल्य निर्धारित किया गया, लेकिन मेरे सेवाओं का कोई मूल्य नहीं है। मैं आपके लिए सदैव 24 आवर्स निःशुल्क आपकी सेवा में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।